Okay, now we are starting with the next head of the direct tax, that is the income from the capital gain. सबसे पहले what's the meaning of income from capital gain? In simple language, if you are having any assets and that assets are sold in the market, assets को market में sell किया, तो after the sell there may be the profit or there may be the loss. Yes or no? Profit भी हो सकता है या तो loss भी हो सकता है. तो वो profit and loss हम लोग कैसे calculate करेंगे, उसके सारे rules and regulations अभी हम लोग देखेंगे. ठीक है, तो कैपिटल गेन में सबसे पहले कुछ उसका एक डेफिनेशन है, कुछ मीनिंग्स है, वो पहले देखते हैं. तो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन मींस अगर हमारे पास कोई कैपिटल है, कैपिटल एसेट्स है, अगर उनको हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं, सेल के बदले में वर्डिंग क्या यूज किया, ट्रांसफर. तो इन शॉर्ट वी कैन से दैट इफ यू आर हैविंग एनी कैपिटल और assets and that assets it should be transferred, in that situation there may be the profit or there may be the loss. So that is known as our income from capital gain or loss. Okay, अब यहाँ पे एक वर्डिंग आया assets. Assets means what? Movable property as well as immovable. तो assets में दोनों आता है, movable assets भी आ सकता है, immovable assets भी आ सकता है. Movable मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव हो सकता है, that is known as what? Movable. Plant, machinery, vehicle, furniture, ये सब कुछ बराबर है. बट कुछ एसेट्स ऐसे होते हैं कि हम लोग उसको मूव नहीं कर सकते, वो इमूवेबल है, लाइक हाउस प्रॉपर्टी. तो इनको मतलब वो एसेट्स मूवेबल होने दो, इमूवेबल होने दो, टैंजिबल, इंटैंजिबल, ये कोई भी एसेट्स को अगर आप ट्रांसफर करते हो, तो अभी ट्रांसफर का मेन कांसेप्ट आप याद रखोगे, सेल. ट्रांसफर का मीनिंग क्या बताया मैंने, सेल. एक्चुअल देखा जाए तो इन अ ट्रांसफर देयर आर द सो मेनी एक्टिविटीज, बराबर ना. मतलब ट्रांसफर बोलेगा तो बहुत सारी चीजें आती है कि जिसको हम लोग ट्रांसफर कंसिडर करते हैं, जैसे कि सेल करना, एक्सचेंज करना. एक्सचेंज मतलब समझ रहे हो, कुछ एक प्रोडक्ट ले रहे हो, उसके बदले में हम लोगों ने हमारा प्रॉपर्टी दे दिया, दैट इज नोन एज व्हाट, एक्सचेंज. तो सेल, एक्सचेंज, कंपल्सरी एक्विजिशन, रिलिंग्विशमेंट, सरेंडर, खुद से दे देना. तो देयर आर द सो मेनी, देयर आर द टोटल 7 एक्टिविटीज एक्चुअली देखा जाए तो उनको ट्रांसफर कंसिडर किया जाता है. बट आपके पोर्शन में आपके लिए जो सम आते हैं वो डायरेक्टली सेल के आते हैं. तो आप डायरेक्टली क्या याद रख सकते हो कि इफ यू आर हैविंग एनी एसेट्स, assets means movable, immovable assets, tangible assets, intangible assets, इनमें से हम लोगों ने कुछ भी ट्रांसफर किया मतलब सेल किया, तो उसमें जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है दैट इज कम्स अंडर द इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन. यहाँ तक क्लियर हो गया. ओके, अब हम लोग देखते हैं कि हमारे पास कितने टाइप्स के एसेट्स है एंड अकॉर्डिंग टू दैट कौन सा एसेट ही एक्चुअल में गेन एंड लॉस है ना, वो डिपेंड है अपने पीरियड्स के ऊपर. कितने ऊपर डिपेंड है, पीरियड. मतलब क्या, अगर कोई भी एसेट्स आप परचेस करते हो तो आफ्टर द परचेस वो जो सेल करे उसके बीच में का जो पीरियड है, वंस इट इज अ परचेस मतलब वो एसेट्स हमारे पास है, अभी इन्हीं एसेट्स को हम लोग क्या करने जा रहे हैं, सेल करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, तो उसके बीच में का जो होल्डिंग पीरियड है, ऑन दैट होल्डिंग पीरियड इट इज डिपेंड अपॉन इट इज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और लॉस और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉस. क्लियर हो रहा है. तो शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कंसेप्ट इज कंप्लीटली डिपेंड अपॉन द होल्डिंग पीरियड. किसके ऊपर डिपेंड रहेगा, होल्डिंग पीरियड के ऊपर. एंड अगेन इट इज डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ एसेट्स, टाइप ऑफ एसेट्स के ऊपर भी रहेगा. ठीक है, अभी मैं आपको एक फॉर्मेट बना के दूंगी, वो फॉर्मेट एंड यहाँ पे बना हुआ थ्योरी आपको पूरे सारे सम्स में यूज होगा, उसी बेसिस के ऊपर मैं आपको सम्स एक्सप्लेन करूंगी, थ्योरी एक्सप्लेन करूंगी. क्लियर हो गया. ओके गुड. ओके, नाउ दिस इज अ कंप्लीट थ्योरी और कंप्लीट रूल्स फॉर द इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन. जैसे कि हम लोगों ने अभी बताया था कि इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन मतलब हमारे पास जितने भी एसेट्स है उनको अगर आप ट्रांसफर करते हो, तो ट्रांसफर का मतलब बहुत सारा है, सेल, एक्सचेंज, रिलिंग्विशमेंट, एक्सटिंग्विशमेंट, कंपल्सरी ट्रांसफर, कंपल्सरी एक्विजिशन, इन सबको ट्रांसफर कंसिडर करते हैं. बट अभी हम लोग वर्डिंग यूज करेंगे सेल, तब आपको एकदम क्लियरली समझ में आए. ओके, तो जितने भी हमारे एसेट्स है अगर हम लोगों ने उनको सेल किया तो इन दैट सिचुएशन प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन. In your capital assets, we are having a two type of assets. First one is a depreciable assets, and second one is a what? Non-depreciable assets. Now you know it very well. What is a depreciable assets? ऐसे assets की जिनके ऊपर हम लोग depreciation find out करते हैं. On that assets is known as a what? Depreciable assets. Like a machinery, vehicle, furniture. ये सारे कौन से assets है? डेप्रिशिएबल एसेट्स से. क्लियर हो रहा है. तो हमारे जितने भी डेप्रिशिएबल एसेट्स है उनके ऊपर अभी देखो मैंने क्या बताया, आपको पता चला डेप्रिशिएबल एसेट्स मतलब क्या होता है कि जो एसेट्स जिनके ऊपर हम लोग डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं, मशीनरी, व्हीकल, फर्नीचर, उनको हम लोग क्या बोला जाता है, डेप्रिशिएबल एसेट्स बोला जाता है. एंड नॉन डेप्रिशिएबल एसेट्स मतलब ऐसे एसेट्स की जिनके ऊपर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं होता, दैट एसेट्स इज नोन एज अ व्हाट, नॉन डेप्रिशिएबल एसेट्स. क्लियर हो गया. ओके, अब ध्यान दो, अगर समझ लो कि हम लोगों ने डेप्रिशिएबल एसेट्स को सोल्ड किया, समझ लो, तो इन दैट सिचुएशन प्रॉफिट भी हो सकता है या तो लॉस भी हो सकता है. इट मीन्स देयर मे बी द गेन और देयर मे बी द लॉस, एंड इट इज अ कंपल्सरी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉस. कौन सा बताया मैंने, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और व्हाट, लॉस.
ठीक है, बट हम लोगों को इस टॉपिक के ऊपर बीकॉम, टीवाई बीकॉम या तो टीवाई बीएमएस, इनको इस टॉपिक के ऊपर सब नहीं आते. दिस इज अ सिमिलर टॉपिक विच इज इंक्लूडेड इन वेल्थ मैनेजमेंट आल्सो फॉर टीवाई बीएमएस. क्लियर हो रहा है? तो टीवाई बीएमएस में ये कंप्लीट टॉपिक जो अभी मैं सिखाऊंगी कंप्लीट एज इट इज वेल्थ मैनेजमेंट में इंक्लूड है. तो उन बच्चों के लिए भी ये यूजफुल होगा, एज वेल एज बीकॉम के डायरेक्ट टैक्सेशन के लिए एंड टीवाई बीएमएस के भी डायरेक्ट टैक्सेशन के लिए. क्लियर है? यस और नो? ठीक है. तो जितने भी डेप्रिशिएबल एसेट्स है उनके ऊपर जो भी प्रॉफिट होगा, जो भी लॉस होगा, दैट इज नोन एज व्हाट, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या तो लॉस. यहाँ तक क्लियर हो गया? ओके. बट हम लोगों को इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चंस नहीं आएंगे, तो उसको थोड़ा साइड में छोड़ दो. नाउ वी आर हैविंग व्हिच एसेट्स? बोलो. नॉन डेप्रिशिएबल एसेट, जिनके ऊपर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं होता. ओके. अब इनमें आई दो डेट्स, ये पहले नहीं थी, अब ये इस साल में आ गई. डेट्स क्या है देखो. अगर हम लोग ने ट्रांसफर किया, नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसफर? ट्रांसफर मीन्स व्हाट? सेल. ट्रांसफर मीन्स व्हाट? सेल. आपने एसेट्स ऑलरेडी परचेस किया है, बट इसको आप सेल कर रहे हो. कब? ट्रांसफर बिफोर 23 जुलाई 2024. तो आपको ये रूल अप्लाई करना है. ओके, 1, 2 एंड 3. बट इफ इट इज ट्रांसफर आफ्टर 23 जुलाई 2004, हमारा करंट ईयर कौन सा है? 24-25. 24-25 मीन्स 2024-2025. It is starts on April what? 24 and ends on what? 31st March 25. हाँ या ना? राइट है. तो अगर हम लोगों ने इस ईयर के बीच में आपने कोई भी एसेट जो सेल किए हैं, ट्रांसफर किए हैं, कौन से रेट को? 23 जुलाई 2024 से पहले आपने सेल कर दिया, तो अप्रैल से लेके कब तक? 23 जुलाई तक अगर आपने सेल किया तो वी हैव टू फॉलो 1, 2 एंड 3. इन तीनों में से कोई एक रूल. समझ में आया? बट इफ इट इज अ ट्रांसफर आफ्टर 23 जुलाई 2024, वी हैव टू अप्लाई बोथ ऑफ दिस, ओनली 2 कैटेगरीज. क्लियर है? अभी कैटेगरीज क्या है हमारे पास? जो नॉन डेप्रिशिएबल एसेट्स है ना, उसको हम लोग 3 टाइप में डिवीजन कर रहे हैं. पहला आया सिक्योरिटीज लाइक अ शेयर, डिबेंचर, गवर्नमेंट बॉन्ड्स. देन यूनिट्स ऑफ यूटीआई, यूनिट्स ऑफ इक्विटी एंड एज वेल एज जीरो कूपन बॉन्ड. अगर आपने इनमें पैसे इन्वेस्ट किए थे, आपके पास ये एसेट्स है, अभी आप उसको क्या कर रहे हो? सोल्ड. समझा? तो सोल्ड कब किया वो इंपॉर्टेंट. इफ इट इज सोल्ड विद इन द 12 मंथ. कब सोल्ड कर रहे हो आप इसको? विद इन द 12 मंथ. मतलब परचेस करने के बाद 1 साल के अंदर 12 मंथ या तो ऑन द डेट ऑन द 12th मंथ, मतलब जैसे कि आज परचेस किया और 12 महीने के अंदर या तो 12th वाले मंथ में आपने इसको सोल्ड कर दिया, तो कैपिटल गेन भी हो सकता है या तो लॉस भी हो सकता है. तो जो भी होगा वो क्या होगा? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड लॉस. क्लियर हो गया? समझा? तो शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म है, इट इज डिपेंड अपॉन टाइप ऑफ एसेट्स एंड पीरियड ऑफ होल्डिंग. ये क्लियर हो गया? समझा मैंने क्या बताया? अगर हमारे पास इनमें से कोई भी एसेट्स है और इनको हम लोगों ने सेल किया विद इन द 12 मंथ, परचेस करने के बाद आप उसको सेल कर रहे हो 1 साल के अंदर, बराबर ना? तो क्या होगा? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या तो लॉस. वही एसेट्स अगर हम लोगों ने 1 साल के बाद सोल्ड किया आफ्टर 1 ईयर, दैट इज आफ्टर 12 मंथ, तो हम लोगों को जो भी होगा गेन या तो लॉस, बट दैट इज अ व्हाट? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एंड लॉस. क्लियर हो रहा है? बिकॉज डिपेंड्स अपॉन द शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, योर सॉल्यूशन फॉर्मेट विल बी द चेंज. तो ये आपको क्लियर होना जरूरी है कि ये शॉर्ट टर्म है कि ये लॉन्ग टर्म. ये पॉइंट समझ में आया? ठीक है. अब हम लोग देखते हैं सेकंड कैटेगरी के एसेट्स, जिनमें आता है ओनली अनलिस्टेड शेयर्स, जो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड नहीं है. उनको क्या बोला जाता है? अनलिस्टेड शेयर. लैंड एंड बिल्डिंग. क्या बताया मैंने? लैंड मतलब खुली जगह और बिल्डिंग पूरा का पूरा, बराबर ना? तो इन ये अगर एसेट्स है तो उसके लिए रूल क्या है? विद इन द 24 मंथ. If it is sell within the 24 month, then there is a short term capital gain and loss. But if it is sell after 24 month, आपने जब परचेस किया उसके 2 साल के अंदर बेच दिया, सेल कर दिया, तो शॉर्ट टर्म. एंड 2 साल के बाद सेल किया तो व्हाट? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या तो लॉस. समझ में आया? क्लियर है यहाँ तक? पक्का? एंड नेक्स्ट आते हैं बचे हुए सारे, मतलब दिस एंड दिस छोड़ के जितने भी एसेट्स बचते हैं, दैट कम्स इनटू दिस कैटेगरी, दैट इज अदर एसेट्स. क्या बोला है? विद इन 36 मंथ. परचेस करने के बाद 36 मंथ्स मींस हाउ मेनी ईयर? तो आफ्टर द परचेस इफ इट इज सोल्ड विद इन 3 ईयर ओनली, 3 साल के अंदर बेच भी दिया, सेल कर दिया, तो जो भी होगा वो क्या होगा? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड लॉस. बट अगर इट इज सेल व्हाट? आफ्टर 3 years, then that is a what? long term capital gain and loss. क्लियर है? और ये कब का था? आप सेल कर रहे हो 23 जुलाई से पहले. वहीं अगर आपने एसेट को सोल्ड किया 23 जुलाई के बाद, तो ऐसे सिचुएशन में क्या हो जाएगा? सिक्योरिटीज मतलब ये वाला कैटेगरी है, नथिंग एल्स. सिक्योरिटीज है, यूटीआई बॉन्ड्स है, जीरो कूपन बॉन्ड्स है, इनमें से कोई भी एसेट्स है, मतलब ये फर्स्ट कैटेगरी के एसेट्स है. तो ऐसे सिचुएशन में रूल देखो सेम है, विद इन 12 मंथ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड लॉस,
एंड आफ्टर 12 मंथ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और तो लॉस। क्लियर है? और यहाँ पे 3 कैटेगरीज थी, यहाँ पे 2 ही है, तो ये जो बच्चे कुछ 2 है ना वो सब यहाँ आती है। और उसके लिए रूल क्या है? विद इन व्हाट, यहाँ देखो विद इन 24 मंथ शॉर्ट टर्म, आफ्टर 24 मंथ व्हाट, लॉन्ग टर्म। आई होप नो डाउट इन दिस। क्लियर है? तो लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म कैटेगराइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके ऊपर आपका फॉर्मेट डिपेंड है। यहाँ तक क्लियर हो गया? आगे जाए हम लोग। ओके, अब देखते समझो, आपको पता चला कि शॉर्ट टर्म है, हमारा जो एसेट्स है वो शॉर्ट टर्म है, मतलब इनमें से फर्स्ट कैटेगरी में कहीं पे तो आ रहा है। सिक्योरिटीज है तो 1 साल के अंदर बेचा। अगर समझ लो लैंड एंड बिल्डिंग है तो उसको 24 मंथ्स के अंदर आप सेल कर रहे हो, और उनको छोड़ के कोई और एसेट्स है, कितना मंथ्स है? 36 मंथ्स के अंदर, या तो इनमें से है तो इनमें से कुछ एक कैटेगरी। तो अगर हमारा एसेट से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या तो लॉस है, तो ऐसे सिचुएशन में फॉर द सॉल्व द सम वी हैव टू यूज दिस फॉर्मेट। व्हाट इज द फॉर्मेट? सेल्स कंसिडरेशन। सेल्स कंसिडरेशन का मतलब होता है सेलिंग प्राइस, जितने प्राइस में आपने प्रॉपर्टी सेल कर दिया, एसेट्स बेचा, वो प्राइस यहाँ पे आएगा, इन शॉर्ट सेल्स वैल्यू। ये समझ में आ? आफ्टर दैट व्हाट? लेस ट्रांसफर एक्सपेंसेस। ट्रांसफर एक्सपेंसेस का मीनिंग क्या होता है बोलो? ट्रांसफर मत करना मतलब क्या करना? सेल करना। तो सेल करते वक्त जितना भी एक्सपेंसेस अवेलेबल है, दैट ऑल एक्सपेंसेस कम्स अंडर वेयर? ट्रांसफर एक्सपेंसेस। दिया रहेगा क्वेश्चन में। सेल के टाइम पे आप ब्रोकरेज पेड कर रहे हो, कहीं स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन के एक्सपेंसेस है, तो सेल करने के लिए जितने भी एक्सपेंसेस जनरेट होते हैं, दैट इज नोन एज अ ट्रांसफर एक्सपेंसेस। राइट डाउन इन द इनर कॉलम। लेस इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन? हम लोगों ने एसेट्स परचेज की, राइट? उस एसेट्स को जिस प्राइस में परचेज किया, दैट इज नोन एज अ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो परचेज प्राइस वो यहाँ होगा। एंड जो एसेट्स आपने परचेज किया, शायद आपने उसमें कुछ इंप्रूवमेंट किया है, जैसे कि मेरा बिल्डिंग है, बिल्डिंग में मैंने कलरिंग कर दिया, और कुछ समझो फर्स्ट फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर के बदले में और एक सेकंड फ्लोर बना दिया, हो गया इंप्रूवमेंट, राइट ना? तो अगर कुछ इंप्रूवमेंट किया तो उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। दैट इज ऑल्सो एक कंसिडर, वो भी इनर में लिखो। इन तीनों का टोटल आउटर में, सेल्स में से ये एक्सपेंसेस माइनस, यू गॉट आंसर। इफ इट इज पॉजिटिव गेन, इफ इट इज नेगेटिव व्हाट? लॉस। एंड वो गेन एंड लॉस को क्या बोलते हैं? शॉर्ट टर्म। क्लियर हो गया? तो शॉर्ट टर्म है तो आपको ये फॉर्मेट यूज करना है। एंड इफ these assets are long term, we have to use this format. इसमें से कोई भी कैटेगरी होने दो, अगर वो लॉन्ग टर्म है तो आपको ये फॉर्मेट यूज करना है। What is the format? Particulars, amount as well as what? Amount. Okay. Now sales consideration. Sales consideration का मतलब क्या होता है? Selling price. हाँ या ना? सेल्स कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है? सेलिंग प्राइस। जितने प्राइस में हम लोगों ने एसेट्स को सेल किया, उस प्राइस को क्या बोलते हैं हम लोग? सेल्स कंसिडरेशन बोलते हैं। फिर क्या आता है? सेल के एक्सपेंसेस, दैट इज अ ट्रांसफर एक्सपेंसेस। नाउ वर्डिंग देखो क्या फर्क है उसमें और इसमें। यहाँ क्या लिखा था? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो सीओए का मतलब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, बट आगे वर्डिंग क्या है? इंडेक्स। तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब ये कैसे निकालना है, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है, वो मैं बताऊंगी। तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म में आपको फाइंड आउट करना है इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एज वेल एज इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट विद द हेल्प ऑफ दिस टू फॉर्मूलाज। आफ्टर दिस तीनों का टोटल आउटर, ऊपर वाले में से माइनस, यू गॉट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या तो लॉस। आई होप नो डाउट इन दिस। समझा कि नहीं समझा? बोलो फटाफट। क्लियर है? ओके, अब ध्यान देना हाउ यू कैन फाइंड आउट दिस इंडेक्स वैल्यूज। अभी इंडेक्स होता क्या पहले वो समझते। मुझे बताओ, इन द 1990s हमारी प्रॉपर्टी का जो प्राइजेस थे वो इतना हाई था क्या? बहुत कम था। तो होता क्या है ना, समझ लो एक एग्जांपल ले लेते हैं। मेरे पास एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो मेरे पापा ने परचेस किया था, और वो प्रॉपर्टी उन्होंने मुझे गिफ्ट में दे दिया, और वो उन्होंने परचेस किया था ओनली 50,000 में। कितने में परचेस किया था? ओके, ठीक है, वो 90 समझो 1986 में परचेस किया था, 50,000 ओनली, और वो प्रॉपर्टी आज मार्केट में मैंने सेल कर दिया 1 करोड़ में। समझ लो, 1 करोड़ नहीं, छोड़ो 50 लाख समझ लो, 50 लाख ओनली। अब मुझे बता, प्रॉपर्टी को सेल कर रहे हैं 50 लाख में, उसी प्रॉपर्टी को आपने परचेस कितने में किया था? 50,000 ओनली, हाँ या ना? तो 50 लाख का प्रॉपर्टी का सेलिंग प्राइस है, आपने परचेस किया था 50,000, तो आपको प्रॉफिट कितना हो गया? 49,50,000। तो क्या आप इसके ऊपर टैक्स भरोगे? पॉसिबल है क्या? नहीं है। तो गवर्नमेंट सेज दैट ठीक है, पुराने, क्योंकि एट दैट टाइम प्रॉपर्टी के वैल्यू कम थे, तो हम लोग क्या सोचते पता है? वी आर हैविंग वन CII, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स। क्या बताया मैंने? कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स। हमारे इन्फ्लेशन पता है ना, रुपीज का प्राइस कम होता है। पहले हम लोग यहाँ से अगर कहीं एक पर्टिकुलर एरिया में जाए तो 2 रुपए 10 रुपए का टिकट था, वही आज 20 रुपीज हो गया, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है। तो आप हम लोगों को पता है कि क्या हो रहा है कि प्राइसेस का वैल्यू चेंज होते जा रहा है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया? एक स्टैंडर्ड डिसाइड करके दिया, दैट इज नोन एज अ CII, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स। मतलब यहाँ पे एक इंडेक्स वैल्यू, दे कंसीडर 1 ईयर एज अ बेस ईयर,
एक ईयर होता है उसको वो बेस एज्यूम करते हैं। जैसे कि हम लोगों के लिए वो बेस ईयर है 2001-2। क्या बेस ईयर है? 2001-2। समझा? वो जो बेस ईयर है ना उसका एक इंडेक्स वैल्यू दे ऑलरेडी डिसाइडेड। यस, उसका इंडेक्स वैल्यू रहेगा 100। कितना रहेगा? 100। ये बेस ईयर उन्होंने एज्यूम किया। अभी फिर उसका अलग अलग ईयर का इंडेक्स वैल्यूज उन्होंने दिया रहेगा कि चलो समझ लो जो 100 रुपीज का प्राइस है, मतलब 100 रुपीज का एक इंडेक्स वैल्यू है, प्राइस नहीं है। ये कौन से ईयर में था? 2001 2002 में था। समझ लो 2001-2 में मेरे प्रॉपर्टी का वैल्यू 1 लाख है। कितना प्रॉपर्टी का वैल्यू है? 1 लाख। तो 100 मतलब 1 लाख है। और आज का जो इंडेक्सेशन है ना वो समझो एज्यूम कर लो 234 है। ये है नहीं, 234 है। तो अभी प्राइस कितना? इस तरह से हम लोग पुराने वैल्यूज को करंट वैल्यू में लाने का ट्राई करते हैं। क्लियर हो रहा है? तो जब भी हमारा डील लॉन्ग टर्म के साथ होता है बहुत पीरियड के बाद, तो आपको जो भी आपका कॉस्ट है उसका कौन सा वैल्यू कैलकुलेट करना है? इंडेक्स। राइट है? समझा मैंने क्या बोला? इंडेक्स वैल्यूज क्या होता है? तो इंडेक्स वैल्यूज में हम लोग हेल्प होता है हम लोगों को, जो पुराने प्राइसेस बहुत कम थे उनको हम लोग अभी के प्राइस में लाने का ट्राई कर रहे हैं, जो ईयर है अकॉर्डिंग टू दैट। एंड दिस इंडेक्सेशन और इंडेक्स वैल्यूज आर अवेलेबल ओनली फ्रॉम 2001। वो अभी से अवेलेबल है 2001। उसके पहले के इंडेक्स वैल्यूज नहीं है और आपको कंसिडर भी नहीं करना। ये पॉइंट समझ में आया? समझा तो गुड, नहीं समझा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। बस इतना समझ लो, व्हेन देयर इज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एंड लॉस वी हैव टू कंसिडर व्हिच वैल्यूज? इंडेक्स वैल्यू। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है। अब ये इंडेक्स वैल्यू को निकालेंगे कैसे? फॉर्मूला देखो क्या लिखा है, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। सी दिस इज योर फॉर्मूला, ICOM मतलब इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज इक्वल टू क्या कंसिडर होता है पहले? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का मतलब आपने ये प्रॉपर्टी कितने रुपीज में परचेस किया। एक्वायर करना मतलब परचेस करना, दैट इज योर एक्चुअल कॉस्ट। यहाँ आएगा इनटू CII। ये शॉर्टकट है। CII मतलब कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स। CII फॉर द ईयर ऑफ ट्रांसफर। ट्रांसफर का मतलब क्या होता है? सेल। जिस ईयर में हम लोगों ने प्रॉपर्टी सेल किया उस ईयर का व्हाट? CII। एंड CII आपको क्वेश्चन में दिए रहेंगे लाइक दिस। अब देख रहे हो ये CII का लिस्ट है। आपको क्वेश्चन में उतना ही CII दिया रहेगा जितना आपको रिक्वायर्ड है। एक्स्ट्रा का CII अवेलेबल नहीं रहेगा, तो उसके बारे में सोचना भी मत। ठीक है? और ये बाहर करने का जरूरत नहीं, बस आपको याद रखना है अभी के 24-25 हमारा करंट ईयर है, उसका CII क्या है। 24-25 का CII कितना है? 363 है। ये आपको याद है। एंड बेस ईयर का CII कितना है? 1-2 इज अ बेस ईयर, उसका CII 100 है। बस ये दो CII आप याद रखो। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा देखो, जिस ईयर में हम लोगों ने सेल किया उस ईयर का CII न्यूमरेटर में डिवाइडेड बाय जिस ईयर में आपने परचेस किया उस ईयर का CII। समझा? दैट इज अ CII फॉर द ईयर ऑफ एक्विजिशन। समझ में आया? और ये यूज करके आपको मिलेगा इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, दैट वन इज यूज फॉर द ईयर। Any doubt in this? Same for the improvement. What? Index cost of improvement is equal to cost of improvement. Improvement का खर्चा into CII for the year of transfer. Again, जिस ईयर में सेल करते हो ना उसी का CII हमेशा न्यूमरेटर में आता है, चेक करो। राइट है? और नेक्स्ट इज व्हाट? CII फॉर द ईयर ऑफ व्हाट? इम्प्रूवमेंट। जिस ईयर में आपने इम्प्रूवमेंट किया उस ईयर का CII नीचे आएगा। यहाँ तक क्लियर है? बट देयर इज अ वन नोट, इफ योर इम्प्रूवमेंट बिफोर 1 अप्रैल 2001। क्या बोला मैंने? इम्प्रूवमेंट कौन से डेट के पहले है? 1 अप्रैल 2001 के पहले है। 1 अप्रैल 2001 ये डेट है जो बेस ईयर का डेट है, 1 अप्रैल। अगर हमारे क्वेश्चन में, अतानु ध्यान दो, अगर हमारे क्वेश्चन में इम्प्रूवमेंट जो दिए है वो 1 अप्रैल 2001 के पहले का इम्प्रूवमेंट है, उसको इग्नोर करो। उसको कैलकुलेशन में कंसिडर करते ही नहीं है, इग्नोर कर देते। इम्प्रूवमेंट जो भी कंसिडर करना है वो 2001 के बाद का ही करना है। दिया भी रहेगा तो उसको इग्नोर करना है। क्लियर हो गया? दोनों पॉइंट क्लियर है? तो इनके कैलकुलेशन के बाद आपका यहाँ टोटल आएगा, माइनस करके आंसर मिलेगा। पॉजिटिव आया तो गेन, निगेटिव आया तो लॉस, बट जो भी है वो क्या है? लॉन्ग टर्म। यहाँ तक क्लियर है? अभी थोड़े ट्विस्ट आएंगे जो मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करूंगी। ये तो फॉर्मूला बेस फॉर्मूला समझ लो। एक एग्जाम्पल ले लेते, मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। FMV दैट इज अ फेयर मार्केट वैल्यू मीन्स इसका डेट होता है 1 अप्रैल 2001। Now, fair market value means value of our property on the date of 1 April 2001. 2001 1 अप्रैल 2001 के डेट को हमारे पास जो प्रॉपर्टी है, जो एसेट्स है, उसका उस दिन मार्केट में क्या वैल्यू था, उसको क्या बोला जाता है? FMV। ये क्लियर है? समझा कि नहीं समझा? ओके, नाउ देयर इज वन सिचुएशन। इफ अज्यूम दैट यू परचेज द मतलब एक्वायर, मिस्टर एक्स इज देयर। एक सिचुएशन लेते हैं, मिस्टर एक्स है, उसने प्रॉपर्टी परचेज किया इन द ईयर ऑफ 1986। कौन से ईयर में परचेस किया? इन द ईयर ऑफ 1986।
या तो बहुत लेट हो गया, समझ लो इसको परचेस किया इन द ईयर ऑफ 1999। कौन से ईयर में परचेस किया? 1999। दिस इज अ परचेस फॉर ₹1,00,000। कितने में परचेस किया? 1,00,000 में। तो जो परचेस प्राइस होता है उसको क्या बोलते हैं? ये तो सही है, ओके। फिर उसी वक्त उन्होंने बोला है 1 अप्रैल 1/4/2001 के टाइम हमारे इसी एसेट्स का मार्केट में वैल्यू था 2,50,000। कितना था? ये सिचुएशन देके रखा है। एंड नाउ दे से दैट फाइंड आउट द इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब रूल क्या कहता है? इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के लिए क्या चाहिए बोलो? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन चाहिए, नो प्रॉब्लम। नाउ देयर इज अ वन रूल, अगर हम लोगों ने हमारा एसेट्स 1 अप्रैल 2001 से पहले परचेस किया, ये एफएमवी का रेट है, कौन सा रेट? 1 अप्रैल 2001 से पहले परचेस किया है, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन फाइंड आउट करने के लिए एक्चुअल कॉस्ट एंड एफएमवी दोनों में से हायर लेना चाहिए। रूल समझ में आया? इफ assets are acquired or purchased before 1st April 2001, in that situation, for a cost of acquisition, always consider actual cost of acquisition or FMV, whichever is higher. यहाँ लिखने के लिए आप क्या करेंगे? एक्चुअल आपने जो प्रॉपर्टी परचेस किया वो वैल्यू और एफएमवी क्वेश्चन में दिया रहेगा, उन दोनों में से हायर अमाउंट यहाँ यूज करेंगे। कब? अगर हम लोगों ने एसेट्स परचेस किया है बिफोर 1 अप्रैल 2001, राइट? समझा? ठीक है, तो चलो समझो इन दोनों में से हायर अभी कौन आता है बताओ? हम लोग निकाल रहे हैं इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, समझ लो। तो इन दोनों में से हायर 2,50,000 आया, तो फर्स्ट हो गया इनटू सीआईआई फॉर द ईयर ऑफ ट्रांसफर, वो कंफर्म है, इस ईयर में सेल किया 24-25 में, मतलब उसका सीआईआई फिक्स्ड है, कितना? 363, वो चेंज नहीं होगा। अब क्या पूछा है नीचे बताओ? सीआईआई फॉर द ईयर ऑफ एक्विजिशन, जिस ईयर में एक्वायर किया उस ईयर का सीआईआई। हम लोगों ने कौन से ईयर में एक्वायर किया है? 1999। पर मैंने अभी क्या बताया था? अप्रैल 2001 के पहले के सीआईआई नहीं है, है क्या? हमारा सीआईआई कब से देके रखा है? 2001 2, और वो सीआईआई एक्चुअल में कितना है पता है? ओनली 100। इसके पहले के सीआईआई नहीं है। तो आपने अगर परचेस किया था 1999 में, तो 1999 का सीआईआई है क्या? नहीं है। ऐसे सिचुएशन में वी हैव टू कंसीडर द सीआईआई फॉर द बेस ईयर, दैट इज 100। क्लियर हो गया? क्योंकि उसके पहले के सीआईआई है ही नहीं है। समझा कि नहीं समझा? ये कंडीशन क्लियर हो गया, राइट? अच्छी तरह से। अगर एक बार वापस बता रही हूँ, ध्यान दो, अगर हम लोगों ने हमारा प्रॉपर्टी एसेट्स परचेस किया बिफोर 1 अप्रैल 2001, तो इन दैट सिचुएशन फॉर अ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एक्चुअल कॉस्ट एंड एफएमवी व्हिचएवर इज हायर, मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा, दैट इज ऑलवेज 363 फॉर योर दिस एग्जाम। आप इस एग्जाम में पास होते हो तो कोई टेंशन नहीं, अगर फेल हो गए तो सीआईआई चेंज हो सकता है। समझा? राइट ना? क्योंकि इस ईयर का सीआईआई 363 है, राइट श्रावणी? एंड डिवीजन में क्या आएगा? सीआईआई फॉर द ईयर ऑफ एक्विजिशन, एक्वायर कब किया था बोलो? हाँ, 99 का सीआईआई है क्या? नहीं है। तो बेस ईयर क्या है? 12 का सीआईआई कितना है? 100। वही डिनोमिनेटर में लेना है, कैलकुलेशन करना है, यू गॉट अ इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ये रूल समझा? हाँ या ना? ठीक है, अभी मैं थोड़ा और आगे जाते हैं। समझ लो हमारा एसेट्स हम लोगों ने परचेस किया 2005-2006। कब परचेस किया? 5-6 बोलो। Your assets are purchased on the rate of the what? 2005-2006, and again थोड़ा वैल्यू चेंज कर देते, इट इज परचेस्ड ऑन 5 लाख। कितने में परचेस किया? 5 लाख। नाउ our assets are purchased before April 2001 और after April 2001? आफ्टर के सिचुएशन में एफएमपी का कोई यूज नहीं होता, देखना भी नहीं है उसको। जस्ट कंसिडर द एक्चुअल कॉस्ट, आपको एफएमपी कंसिडर नहीं करना है। अगर ये बिफोर था तब भी दोनों में से हायर लेना है। ये पॉइंट भी समझ में आया? तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। समझो अभी क्या आएगा फॉर्मूला में? 5 लाख का 5 लाख इनटू व्हाट? 363, हाँ या ना? एंड डिवीजन में क्या हो जाएगा? डिवाइडेड बाय जिस ईयर में आपने परचेस किया। कौन से ईयर में परचेस किया था बताओ? हाँ, 5-6 का सीआईआई जो भी क्वेश्चन में दिया रहेगा वो आप यहाँ लिखेंगे, कितना है? 117, राइट? और वो सीआईआई आपका यहाँ पे आएगा। आई होप नो डाउट इन दिस। गुड, okay. Now we are considering the concept of section 49(1). Now what is this section of 49(1)? ये क्या होता है वो पहले समझ लो। जैसे मैंने वर्डिंग बोला section 49(1), it means cost of the previous owner। क्या बताया मैंने? cost of the what? previous owner। ये वर्डिंग आप ध्यान में रखोगे, cost of previous owner। उसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। क्या है देखो, समझ लो मिस्टर एक्स
परचेज द प्रॉपर्टी इन द ईयर ऑफ 1986. मिस्टर एक्स ने प्रॉपर्टी कब परचेज किया? इन द ईयर ऑफ 1986 एंड इट इज परचेज फॉर 1 लाख ओनली. तो दिस इज नोन एज अ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन. यहाँ तक सही है. मिस्टर एक्स ने ये अपना प्रॉपर्टी अपने बेटे को ट्रांसफर किया, सेल नहीं बोल रहा मैं, दे दिया. होता है ना इनहेरिटेंस, अपने पापा से किसको जाता है? उसके बेटे को जाता है, उस बेटे से उसके बेटे को जाता है. इनहेरिटेंस बोलते हैं. फ्री में मिलता है, फुकट में मिलता है, कोई पैसा नहीं देते. तो मिस्टर एक्स ने अपने सन को ट्रांसफर किया ये प्रॉपर्टी, वो है मिस्टर वाई, और इसको ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया 1999. फ्री में बेचा, फ्री में दे दिया, बेचा भी नहीं, फ्री में दे दिया. ठीक है, ओके. फिर हम लोगों का 2001 के डेट को 1/4/2001 पता है ना, इस डेट को मार्केट में वैल्यू कितना है प्रॉपर्टी का? 5 लाख. इसको क्या बोलते हैं? फेयर मार्केट वैल्यू. एंड नाउ दे से दैट इसी अच्छा अब मुझे बताओ प्रॉपर्टी किसके पास है? मिस्टर एक्स की मिस्टर वाई? मिस्टर वाई. एक्स ने प्रॉपर्टी, एक्स पापा, उसने अपने फादर ने अपना प्रॉपर्टी अपने बेटे को दे दिया. अब भी प्रॉपर्टी किसके पास है? मिस्टर वाई. मिस्टर वाई ने ये प्रॉपर्टी सेल किया इन द ईयर ऑफ 24-25, मतलब इस ईयर में सेल किया. सही है ना? और वो सेल कर दिया उसने 50 लाख. अब उन्होंने बोला फाइंड आउट द कैपिटल गेन. नाउ व्हाट इज द सिचुएशन? प्लीज कॉन्सेंट्रेट. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या है फॉर्मेट के हिसाब से? सेल्फ कंसिडरेशन, मतलब क्या आएगा? सेलिंग प्राइस 50 लाख. ये पहला पॉइंट क्लियर है. अब क्या चाहिए? ट्रांसफर एक्सपेंसेस दिए तो लिखो, अदरवाइज छोड़ दो. नाउ इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, मतलब आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है. क्या चाहिए बोलो? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन. हाँ या ना? तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन सोचेंगे तो ये आपको फाइंड आउट करना है एसएससी के लिए. एसएससी मींस द पर्सन हुज इनकम इज गोइंग टू बी कैलकुलेटेड. अभी इसमें से एक्चुअल प्रॉपर्टी बेच कौन रहा है? वाई. तो मिस्टर वाई को इनकम होगा, तो मिस्टर वाई के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सोचना है. ये पहला पॉइंट समझ में आया? ठीक है. अभी मिस्टर वाई के पास ये प्रॉपर्टी कब आया? इट इज बिफोर 1 अप्रैल 2001. यस और नो? तो हम लोगों को क्या चाहिए? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन चाहिए. क्या चाहिए? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होता है? अपना रूल क्या कहता है? मिस्टर वाई के पास ये प्रॉपर्टी कब आया? 1999 में आया. ठीक है, बट एक्चुअल में देखा जाए तो इसके लिए कॉस्ट कितना है? इसने पैसे दिए कुछ नहीं. तो ऐसे सिचुएशन में अगर समझ लो एसएससी के लिए कॉस्ट 0 है, बराबर है, गिफ्ट में मिला है प्रॉपर्टी, कुछ भी हो सकता है. तो अगर एसएससी के लिए कॉस्ट 0 है, तो इन दैट सिचुएशन वी कैन अप्लाई द सेक्शन 49(1), मींस वी कैन कंसीडर द कॉस्ट ऑफ द प्रीवियस ओनर. तो मिस्टर वाई के लिए कॉस्ट 0 था, तो मिस्टर वाई के पहले ओनर कौन था? मिस्टर एक्स. तो एक्स के लिए कॉस्ट कितना है? 1 लाख. तो अभी हम लोग कॉस्ट कितना कंसीडर करेंगे? 1 लाख. दिस इज द एक्चुअल कॉस्ट. यस और नो? बट दिस प्रॉपर्टी इज परचेज्ड बिफोर 1/4/2001. तो अकॉर्डिंग टू रूल कोई भी प्रॉपर्टी अगर 1 अप्रैल 2001 से पहले परचेस किया है तो एक्चुअल कॉस्ट एंड एफएमवी दोनों में से क्या होना चाहिए? हायर. राइट? मतलब इन शॉर्ट है, मिस्टर वाई का कॉस्ट देखा, मिस्टर वाई को तो फ्री में मिला था, तो उसके प्रीवियस में कौन ओनर था? उसका कॉस्ट लो. तो वो कॉस्ट है 1 लाख, नो प्रॉब्लम. पर प्रॉपर्टी तो परचेस किया था 86 में, मींस इट इज बिफोर 2001. ओके, तो एक्चुअल कॉस्ट एंड एफएमवी दोनों में से हायर. तो हम लोग कितना लेंगे? उसका कॉस्ट देखो 5 लाख. यहाँ तक समझ में आया? न्यूमरेटर में 363, इन विच ईयर सी आई आर 24-23. सही है. एंड डिवीजन में क्या आना चाहिए? देखो जरा, सी आई आर फॉर द ईयर ऑफ एक्विजिशन, एक्विजिशन बाय एसएससी. एसएससी मतलब कौन? मिस्टर वाई का ईयर का सीआई दिखेंगे. मिस्टर वाई को कब मिला था? 1999. 1999 का सीआई है क्या? तो कौन सा लेना चाहिए? 100. नहीं है तो 100. समझा? तो यहाँ पे डिवीजन में क्या हो जाएगा? 100. ये सिचुएशन क्लियर है सबको? पक्का? आगे जाओ. नाउ देयर इज अ जस्ट लिटिल चेंज. इफ दिस प्रॉपर्टी मिस्टर एक्स ने अपना प्रॉपर्टी मिस्टर वाई को अपने बेटे को दे दिया 3/4, कौन से ईयर में दे दिया? अभी सेम सोचते हैं. चलो, मिस्टर वाई का इनकम निकाल रहे हो, तो आपको क्या चाहिए? पहले कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन. मिस्टर वाई के लिए कॉस्ट क्या है? 0. कंसिडर द कॉस्ट ऑफ द प्रीवियस ओनर. प्रीवियस ओनर ने कब परचेस किया था? उसका कॉस्ट 1 लाख है, ये एक्चुअल कॉस्ट है. तो अगर बिफोर 2001 है कि नहीं है 86 मतलब, तो 1 लाख और एक्चुअल एफएमवी दोनों में से कौन है हायर? तो कॉस्ट तो मिल गया. प्रीवियस ओनर का देखा 0 था, तो हम लोगों ने क्या किया? एक्चुअल एसएससी का देखा 0 था, तो प्रीवियस ओनर का कॉस्ट कंसिडर किया. बट वो प्रीवियस ओनर ने कब परचेस किया है? 2001 से पहले. तो जब भी कोई भी एसेट्स 2001 से पहले परचेस होता है, तो ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? एक्चुअल कॉस्ट एंड एफएमवी दोनों में से हायर. डन?
समझा? तो दोनों में से हायर ले लिया, कितना आया बोलो 5 लाख, मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर में 363 कंफर्म। अब क्या है, CII for the year of acquisition by SSC, who is SSC, Mr. X और Y ने एसेट कब परचेस किया 3-4, तो 3-4 का CII आपको यहाँ लेना है। समझ में आया? क्लियर है? डन। तो आप लोगों का जो थ्योरेटिकल कंसेप्ट है दैट इज कंप्लीट। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्टेड विद द क्वेश्चंस। दीज आर द वेरी सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन। अगर आप लोगों को ये प्रैक्टिकल मतलब ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट क्लियर है ना, तो आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बहुत इजी जाएंगे, बहुत सिमिलर रूल्स आर देयर। ओके, Please like and share our video and subscribe our channel for more videos. Press bell icon for notification. Thank you.